हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के नए लेक्चर में काइनेमैटिक्स के ऊपर। सो गाइस, हम काइनेमैटिक्स की सीरीज चल रही थी हमारी और उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक हमने क्या कवर किया है, एक छोटा सा जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसको हमने भली भांति बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है। स्पीड एंड वेलोसिटी, गाइस स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये सब हमने समझा है। साथ ही में स्पीड कैसे इंस्टेंटेनियस होती है या वेलोसिटी कैसे इंस्टेंटेनियस होती है, हमने स्पीडोमीटर के एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होती है या स्पीड क्या होती है, ये भी हमने समझा था। मतलब हमने इसके मीनिंग भी समझे थे और हमने एवरेज के सम्स किए थे काफी सारे, बट मैंने इंस्टेंटेनियस के अभी तक आपको सम्स नहीं कराए हैं, क्योंकि इसके अंदर वी नीड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस। मतलब मुझे आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ाना होगा पहले, उसके बाद हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। स्लोप विच इज वाई बाई एक्स विच इज टैन थीटा, इसका हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा ताकि हम ग्राफ में यूज कर सकें। इवन वी नीड ग्राफ की रीडिंग, कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो गाइज, इसके ऊपर मैं एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर बनाऊंगा। नाउ गाइज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद, स्पीड और वेलोसिटी के समझने के बाद, अब बारी आती है, नंबर आता है एक्सेलरेशन का। यस, सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है एक्सेलरेशन। नाउ गाइज, एक्सेलरेशन भी बेसिकली इंस्टेंटेनियस और एवरेज हो सकती है, बट यहाँ पे हमारा मेजर मुद्दा जो पढ़ने का है वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में से आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इसको समझेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, तो गाइस कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है या उसके तहत होने वाला मोशन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से रिलेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड कैसे हमें सम सॉल्व करने हैं यूजिंग द काइनेमैटिकल इक्वेशंस, इसको हम समझेंगे। इज दिस वेरी क्लियर? और एक नई इक्वेशन काइनेमैटिक्स में या काइनेमैटिकल इक्वेशन, एक न्यू इक्वेशन आपको एक या आज के लेक्चर में मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, एड अप करके बताऊंगा। ठीक है, सो गाइस हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ गाइस, एक्सेलरेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं तो ये क्या बनेगा, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। क्या गाइस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, v माइनस यू बाई टी। क्या गाइस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्मॉल टाइम का चेंज। बिल्कुल क्लियर है? सो गाइस, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे एक्सेलरेशन के ही हैं। एक्सेलरेशन भी एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इसको आप लिख सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। क्या समझाता है इसको समझते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो बताइए क्या होना चाहिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, विच गिव्स मी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब होता क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि एक कार है, ठीक है, जो कि चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और टाइम के हिसाब से इसको हम समझते हैं। मान लो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में इनिशियली 0 है। ठीक है, फिर इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ओके, तो ये जो मीटर पर सेकंड है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई गाइस 4 मीटर पर सेकंड, मतलब चेंज कितने का हुआ 2 का। फिर अगले 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वक्त हमारे हर 1 सेकंड के बाद इसकी 2 मीटर की बढ़ोतरी हो गई, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब अभी इसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद इसकी 2 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 4 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 6 हो गई। हर 1 सेकंड में सेम वैल्यू से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो गाइस अगर हम एक्सेलरेशन चेक करें तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, इसको देखते हैं। चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन इज 1 सेकंड। तो गाइस आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2 इज अगेन 2 और नीचे डिवाइड बाय कितना अगेन 1 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे भी गाइस आंसर कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे मोशन को इसको समझने की कोशिश की जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये जो एग्जांपल है हमारा एकदम फिट बैठता है समझाने के लिए। क्या चीज, तो हम देखिए नाम क्या दे रहे हैं इसको, इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। गाइस मैं इसको एक और नाम बोल सकता हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां पे क्या चीज कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना गाइस। ये तो हमें बात समझ में आ गई, आपने समझा दिया। अच्छा एक और चीज एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। मान लो एक फ्री फॉल को समझते हैं, मैं इस पे समझ भी आपको करा दूंगा। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहां से एक पर्टिकुलर हाइट से एक बॉल ड्रॉप हो रही है, गिर रही है, ठीक है। सो गाइस अगर ये बॉल नीचे गिर रही है तो मुझे बताओ कितनी एक्सेलरेशन इस पे काम कर रही है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो आप बोलेंगे गाइस कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर, इसका आंसर आना चाहिए। तो यस, इसको हर वक्त नीचे एक एक्सेलरेशन खींच रही है जिसका नाम है स्मॉल जी, और जिसकी वैल्यू है बेसिकली 9.8, बट हम 10 लेके चलते हैं, जिसका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसका महत्व क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां से बॉल को ड्रॉप किया, ये नीचे गिरेगी, 1 सेकंड बाद, मतलब गिरने से 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सोचिए। गिरते वक्त स्टार्टिंग में 0 थी, 1 सेकंड बीत गया, ठीक है, और एक्सेलरेशन का आंसर कितना है भाई 10, मतलब अब वेलोसिटी कितनी आएगी 10, ताकि 10 माइनस 0 शुड बी 10 पर सेकंड। क्लियर है? अब मुझे बताइए 2 सेकंड बाद कितनी होगी 20, ताकि 20 माइनस 10 अपॉन 1 सेकंड, दैट इज 10 by 1 which is 10। सो गाइस ये एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग होता है यूनिफॉर्मिटी, एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यस, दुनिया का कोई भी फ्री फॉल जो होता है, फ्री फॉल, ये हमेशा कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इज दिस वेरी क्लियर नाउ गाइस? तो ये जो एग्जांपल आपको क्लिक हो गया होगा अब तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों एग्जांपल्स क्या आपको क्लियर है? ओके, सो अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अलावा भी कोई टाइप का हो सकता है कि एक्सेलरेशन, इसको समझते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास है वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड
मोशन, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए अगर एक कार है आपके पास, ठीक है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है, अभी आगे बढ़ी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 2, फिर इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, फिर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, इस वक्त देखते हैं ये हो गई 5, फिर 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 10, और अगले 1 सेकंड बाद मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई इतनी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पे चेंज कितना है, 2 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन हम 1 सेकंड रख रहे हैं, हर बार 1 सेकंड का टाइम इलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो 2 माइनस 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, v फाइनल माइनस v इनिशियल, या फिर v माइनस u, एनीथिंग विच यू कैन कंसिडर, 2 माइनस 0 अपॉन 1 विच इज 2। तो गाइस यहाँ पे एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 माइनस 2 विच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, हर क्षण हर मोमेंट पे हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और यही एक्चुअली में होता है आम जिंदगी के मोशन में। जब आप कोई गाड़ी या कोई व्हीकल चलाते हो तो इस तरीके से मोशन हमें पिक्चर में दिखाई देता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है आपको? सो आप ये वाला जो एग्जांपल है इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस ये तो हो गया बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या अब मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड है, और आपने चलते चलते सडनली ब्रेक अप्लाई किए, तो क्या झटके से रुक जाते उसी जगह पे? नहीं। होता क्या है, 80 से आप मान लीजिए कुछ मिली सेकेंड्स में आप आए 70 पे, फिर कुछ मिली सेकेंड्स पे आप आए 50 पे, फिर कुछ छोटे से मिली सेकेंड्स पे आप आ गए 20 पे। मतलब 80 से किस पे आए? 70 पे, 10 का गैप। 70 से किस पे आए? मान लीजिए 50 पे, 20 का गैप। फिर आप 50 से किस पे आए? 20 पे, 30 का गैप, और सडनली 0 होते हो इस तरीके से। मतलब यहाँ पे भी जो रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इज दिस वेरी क्लियर? क्या मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई? ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को टैकल कैसे किया जाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, इसको टैकल कैसे किया जाए? तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, सम्स होते हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका क्या है? दैट इज यूज ऑफ काइनेमैटिकल इक्वेशंस। जो काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस आपके पास हैं उन्हें हमें यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ए जो है वो कांस्टेंट होगा, ओके। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, इसको याद रखो, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। गाइस, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड, अगले मोमेंट 1 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि एक गाड़ी चल रही है जिसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, 1 सेकंड बाद फिर से 40 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 सेकंड बाद फिर से 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो ये जो केस होता है इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नहीं। ध्यान देना, क्लियर है? सो काइनेमैटिकल इक्वेशंस क्या होती है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको समझते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले जो देखते हैं काइनेमैटिकल, वो है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80, क्लियर है?
जहां पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम इलैप्स या फिर टाइम टेकन। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। थर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज s यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इज दिस वेरी क्लियर? ओके। नाउ गाइस ये जो है अब तक आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ये आपने अपने छोटे क्लासेस में भी, छोटे स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ी हुई है। इसके अलावा हमारे पास एक और अब ऐड होने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है। जैसे मान लो एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 2 सेकंड तक कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर 3 सेकंड तक कुछ डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग से लेके अब तक। लेकिन मान लो मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, मतलब तीसरे सेकंड पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, यानी कि 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। 5th सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि 4th तक कितना किया, और 5th जो टाइम है 5 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे इससे टैकल करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर nth इज गिवन बाय u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अपॉन 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। जो गाइस यहाँ पे n है वो है कितवा सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th सेकंड, वो वाला नंबर। ठीक है। तो क्या ये मेरी बात यहां तक आपको क्लियर हो गई है? ये दोनों यानी कि पहले वाली तीनों और अभी वाली एक, ये मिला के हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस करेंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। A car moving along a straight road with a speed of 144 km per hour, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, is brought to a stop within a distance of 200 मीटर, मतलब उसको हमने स्टॉप किया है 200 मीटर बाद। How long does it take for the car to stop? मतलब इस दरमियान इस जो कितना टाइम इलैप्स हुआ रुकने तक। ठीक है। सो ऑप्शंस जो है गाइस वो है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड। नाउ गाइस यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा कि क्या करना चाहिए, डायरेक्ट कुछ आंसर आ नहीं रहा, तो ऐसे में है काइनेमैटिकल इक्वेशन को यूज करना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है? टाइम मिसिंग है और एक्सेलरेशन मिसिंग है। कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पे टाइम और एक्सेलरेशन साथ में हो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ये दो वेरिएबल देगा, कोई काम की नहीं है। क्लियर है मेरी बात? नाउ गाइस ऐसी कोई इक्वेशन जहां पे हमारा काम हो जाए। मुझे ये पता है कि इनिशियल हमारी चलने की स्पीड थी वो है 144। ठीक है, मतलब मैं अभी चल रही है ये गाड़ी, ये चल रही है अभी 144 की स्पीड से। ये u है 144 किलोमीटर पर आवर, इसको निकाल लिया मैंने, किलोमीटर को लिख दिया 1000 अपॉन 3600 विच इज 5/18। ओके, सो इसको कैंसिल आउट किया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ तक 12 3 जा 12 12 जा 120/3 विच इज 40। सो गाइस स्पीड एक्चुअली कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको रुकना है, मतलब टोटल 200 मीटर बाद जब ये रुकेगी, स्टॉप कर जाएगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी उस वक्त? वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी भाई 0। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू सॉल्व इट। नाउ गाइस यहाँ पे अगर हम देखें, v जो है फाइनल वो 0 है, u जो है इनिशियल वो हमारे पास है 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब v है, u भी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर गाइस यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो टाइम निकालना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है गाइस। सो क्या इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखिए हमारे पास u है इनिशियली 40, फाइनल वेलोसिटी है 0, हम ये जानते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन मिसिंग है और टाइम मिसिंग है।
सो कौन सी काइनेमैटिकल इक्वेशन हमें नहीं लगानी चाहिए जहां पे दोनों है, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्टली टाइम वाली इक्वेशन में जाता हूं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों मिसिंग है ए टी, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बचती है, वो है फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गाइस वेलोसिटी जो होगी इनिशियली कितनी है हमारे पास 40, फाइनली रुकना है गाड़ी को तो है 0 प्लस 2as, एक्सेलरेशन हम निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो लेगी ये लेगी 200 का, हमें पता ही है। सो गाइस यहां से जो हमारा आंसर आ रहा है ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1600, मतलब दिस इज 1600 प्लस 400a, ठीक है। a विल बी इक्वल टू माइनस 1600 अपॉन 400 विच विल बी 4 माइनस 4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी जो है वो डी एक्सेलरेट कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसको रुकना है या रिटार्ड कर रही है। इज दिस वेरी क्लियर? नाउ अब हमारे पास ए आ चुका है, हम आराम से इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चेक कीजिए कैसे मैं कर रहा हूं इसको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी फाइनल है गाइस 0, इनिशियली है 40 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। एंड टाइम हम यहां से निकाल लेंगे। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 40 इज इक्वल टू 40, देयरफॉर t इज इक्वल टू 10, 10 सेकंड लगेंगे गाड़ी को रुकने के लिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया फ्री फॉल का, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब बॉडी नीचे आ रही हो विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g, यही इसका मतलब है, ठीक है। सो अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट से एक बॉल को छोड़ दिया गया है, बॉडी को छोड़ दिया गया है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल हैव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कितने समय के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये बड़े सिंपल से होते हैं, इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका, लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट जो मान लो हम इस तरीके से करते हैं, इसको कौन सी काइनेमैटिकल लगा सकते हैं, टाइम निकालना है हमें, वेलोसिटी दी हुई है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे बताइए जब ये जस्ट गिरनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जस्ट गिरनी स्टार्ट हो रही है, यहीं पे इसी पोजीशन पे इसकी इनिशियल कितनी है 0, वेलोसिटी फाइनल कितनी दी है हमें 20, इजी प्लस ए कितना है g t, यानी कि टाइम क्या हो गया 20 बाई जी, 20 बाई 10 यानी कि 2 सेकेंड। इसका थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूं, वेरी सिंपल। बॉडी जब गिरनी स्टार्ट हो रही है उस वक्त 2 है। गाइस हम ये जानते हैं कि g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो 10 मीटर पर सेकेंड का होना चाहिए पर सेकेंड के हिसाब से। तो अगले 1 सेकेंड बाद मान लो बॉल यहां तक पहुंची, एग्जांपल इस वक्त 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब मेरी बात क्लियर हुई? तो टोटल 2 सेकेंड। ये भी एक लॉजिक है सोचने का, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्योरली एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी चलना स्टार्ट करती है और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलती चली जाती है। फॉर एग्जांपल चलना स्टार्ट की 0 से, बाद में स्पीड हो गई 1 सेकंड बाद फॉर एग्जांपल 3, फिर 1 सेकंड बाद हो गई 6, फिर 1 सेकंड बाद हो गई 9। ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर है? मतलब एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है अपॉन टाइम दैट इज कांस्टेंट, मतलब इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस x1 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम, ओके, and x2 in next half of time,
देन पहला ऑप्शन जो आपको बताता है वो है x2 इज इक्वल टू 3x1, सेकेंड ऑप्शन है x2 इज इक्वल टू x1, थर्ड ऑप्शन है 2x2 इज इक्वल टू x1 एंड फोर्थ ऑप्शन है x2 इज इक्वल टू x1। सो गाइस मुझे एक चीज बताइए कि मान लो जर्नी कुछ ऐसे ले लेते हैं, चलना स्टार्ट की यहां से लेके यहां तक चला, टोटल टाइम 3, पॉइंट ए से लेके बी तक, ठीक है। ओके, सो टाइम t1 में, पहले टाइम में वो कितना चलेगा और सेकंड टाइम में कितना चलेगा। सबसे पहले मुझे बताइए क्या वो हाफ ऑफ चलेगा? अगर हाफ ऑफ चलता है तो ये आंसर होना चाहिए। बहुत लोग तो ये मार्क कर देते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है गाइस। अगर क्वेश्चन होता कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये आंसर आता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चल रहा है। जितना टी टाइम टोटल अगर लगा, t1 t2 अगर दोनों हाफ हाफ हैं, t/2 तो आधा आधा डिस्टेंस चलेगा। बट गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब बढ़ती वेलोसिटी है, बढ़ती वेलोसिटी है। यस, स्टार्टिंग में जब वो स्लो था, मतलब रुका हुआ था, उससे बढ़ना स्टार्ट हुआ, इमेजिन कीजिए, फिर वो और बढ़ता चला गया। मतलब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि टी हाफ दो बार लेते हैं, तो पहले टी हाफ में उसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और बाद के टी हाफ में ज्यादा किया हुआ होगा। ये लॉजिक आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। मतलब कैसे भी करके हमें ये तो समझ में आ गया कि जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि x2 डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन x1। ये बात आपको क्लिक हो जानी चाहिए। कभी कभी ऑप्शन इस तरीके से आपको मिल जाएंगे कि वो क्लिक हो जाएगा, मतलब आपको डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। बट इस केस में हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, x2 इक्वल टू x1 पॉसिबल नहीं है। ओके, सो 2x2 इज इक्वल टू x1। ऑलरेडी अगर x2 बड़ा x1 से, तो 2 टाइम्स x2 विल बी वेरी वेरी लार्ज देन x1 ना, तो ये भी गलत है। अब गाइस बचता है ये दो ऑप्शंस, ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। अब यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए, कैसी अप्रोच लगाया जाए, कैसे, हाउ टू डू इट। सो गाइस एक तरीका है हमारे पास। मैं ये बोलता हूं कि एक समझते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे s इज इक्वल टू, इसमें ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे कुछ करके देखते हैं। मैंने ये बोला कि इनिशियली वेलोसिटी 0 है, बहुत अच्छा, हमारे पास एक आंसर है। स्टार्टिंग मान लीजिए इस t/2 टाइम के लिए लेते हैं, s कितना हो जाएगा x1, ठीक है, इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेरी गुड, तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो a आ जाएगा, t स्क्वायर, टाइम कितना लगा, तो गाइस पहला जो हमें लगा t/2, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, क्लियर। सो देयरफॉर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ at/2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, at/2, at स्क्वायर, सॉरी at स्क्वायर बाय 4, 4 2 8 हो जाएगा ये। x1 की वैल्यू है at स्क्वायर बाय 8। ओके, सो अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि यहां से लेके यहां तक कितना ट्रेवल किया होगा, यानी कि x2 कितना है। अब यहाँ पे बहुत लोग अप्रोच लगाते क्या है, और मैं समझाता हूँ कि गड़बड़ क्या होती है। लोग सोचते हैं कि x2 निकाल लेते हैं। गाइस जब आप x2 निकालने आओ, इमेजिन करो एक गाड़ी यहाँ से मूव करती हुई यहाँ तक पहुंची है, इस समय उसके पास कुछ वेलोसिटी है, बराबर, इस समय उसके पास कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी है जिसको आपको पिक्चर में लेना होगा। अगर आप x2 की इक्वेशन बना रहे हो तो u 0 नहीं है, अब u की भी कुछ वैल्यू होगी, इसको फिक्स कर लो। तो u की जो वैल्यू होगी वो निकालनी पड़ेगी, मतलब u मिसिंग है इस वक्त, ठीक है। टाइम तो चलो हमें अगला t/2 फिर से डालना पड़ेगा, प्लस हाफ के फिर से t/2 का होल स्क्वायर। बट कैसे u कैसे निकाला जाए, ये u बड़ा डिफिकल्ट काम है। मतलब यहां पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है ये बताना। सो ये निकालना इतना आसान नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक नई अप्रोच मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, आंसर आएगा, बहुत टाइम लगेगा, घुमा फिरा के आपको करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस। यस, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखो एक नई अप्रोच आपको सिखाता हूँ, तो ये आप घर पे ट्राई कीजिए, फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर रहे। अब अप्रोच सीखो, क्या करता हूँ मैं, इसको नोटिस करना। मैं ये बोलता हूँ कि पूरे टाइम में कितना चला, ए से लेके बी तक, पूरे टाइम में डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया x1 प्लस x2। क्या ये बात क्लियर है? सारा मिला के ना, दिस वाज x1 एंड दिस इज x2, पूरा ही कवर कर लिया। तो गाइस अगर पूरा कवर किया है लेकिन पूरा चलने के लिए इनिशियली कितनी थी, 0, तो ये हमें फायदा मिला। ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर, और टाइम गाइस पूरा ही लगा है। सो यहां पे हमें जो इसका आंसर मिला वो मिल गया x1 प्लस x2 जो है दैट इज नथिंग बट AT स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो गाइस अगर मैं यहां से इस इक्वेशन को, ये आपको एंट्रेंस के हिसाब से बड़ा फास्ट करना होगा, ये अगर मान लू 1 और ये मान लू 2, तो गाइस हमें समझ में आता है कि फ्रॉम 2 माइनस 1, ठीक है, यहां से इसको घटा दो, माइनस कर दो, तो बच जाएगा x2 जो कि हो जाएगा AT स्क्वायर बाई 2 माइनस AT स्क्वायर बाई 8, दिस इज x2। तो गाइस यहां से मिला क्या, 8a स्क्वायर माइनस 2a, दिस विल बी 6AT स्क्वायर अपॉन 2 8 जा 16। ठीक है, 2 3 जा 2 8 जा, ठीक है, ये मिल गया। नाउ गाइस हमारे पास x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है। सो इट इज वेरी सिंपल नाउ, दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स AT स्क्वायर बाई 8, बट ये है क्या, ये है x1, दिस बिकम 3x1। सो गाइस x2 इज 3x1। क्लियर? क्या गाइस आपको ये चीज समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ में, कैसे हमने दिमाग लगाया? ओके, तो गाइस ये जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोच डेवलपमेंट। पहले आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अभी हम लोग लगा रहे हैं अप्रोच। वी आर लर्निंग हाउ टू मेक एन अप्रोच, दैट इज अप्रोच डेवलपमेंट। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे गाइस क्रिटिकल थिंकिंग, एंड देन फाइनली जब हमारे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो हम उस कॉन्सेप्ट का एक लॉजिक बना चुके होंगे। मतलब आप सम देखोगे और तुरंत आपको क्लिक होगा कैसे आपको सॉल्व करना है। दैट इज क्रैकिंग द एग्जाम, क्रैकिंग द क्वेश्चंस। और वो कब हो सकता है, जब आपके दिमाग में खुद का लॉजिक तैयार हो जाए। कॉन्सेप्ट किताब का होता है, बुक का होता है, एक्चुअल होता है, लॉजिक हमारा होता है, तुम्हारा होता है। इज दिस वेरी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो नीट फेवरेट है, मतलब जो नीट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे, हमने जो आज फोर्थ काइनेमैटिकल इक्वेशन सीखी है ना, 3 तो हमारे पास थी, एक चौथी हमने सीखी थी, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो देखिएगा, अ बॉडी एट रेस्ट starts moving at constant acceleration. ठीक है, find the ratio of the distance covered in फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। मतलब एक बॉडी चलनी स्टार्ट हुई एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो पहले रुकी हुई थी। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ एंड द थर्ड सेकेंड। चौथे सेकेंड में कितनी चली और तीसरे सेकेंड के दरमियान कितना चली। इज दिस वेरी क्लियर? सो गाइस इसके जो ऑप्शन है वो ले लेते हैं। ठीक है, सो
चलिए इसको स्टार्ट करते, कैसे कर सकते हैं इसको। सो मुझे बताओ कि जो बॉडी है 4th सेकंड में कितना चली, तो आप बोलोगे सर नथिंग बट s फॉर 4th इज नथिंग बट u प्लस, बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ध्यान देना प्लस नहीं है माइनस है, ठीक है। सो s फॉर 4th क्या होगा, इनिशियली 0 है, पता ही है, रुकी हुई थी, a बाई 2 2 4 सा 8 माइनस 1 विच गिव्स मी 7, मतलब n को मैंने कितना पुट किया है यहाँ पे 4। फिर थर्ड में कितना, वही इनिशियली तो 0 है तो a बाई 2 2 3 सा 6 माइनस 1 विच इज 5। सो गाइस अगर मैं इसको रेशियो ले लेता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 7/5। दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे फोकस करना कि अगर गलती से ये प्लस ले लेते आप, यहाँ पे अगर प्लस ले लेते तो गाइस ये क्या हो जाता, 2 4 सा 8 प्लस 1 9, और ये हो जाता इसके लिए 2 3 सा 6 प्लस 1 7, तो आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पे 9/7। बट ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस है। दिस इज वेरी क्लियर, पक्का, क्या आपको समझ में आ गया? ओके। सो गाइस अभी आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉल ऑफ मास 2 kg फॉलिंग फ्रीली। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फ्री फॉल का है, ओके। व्हाइल हिटिंग द सरफेस, मतलब एक बॉल हवा से आके गिर रही है और आते आते सरफेस को टकरा जाएगी। और गाइस यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया हुआ है कि हाइट जो है वो है 20 मीटर, मास जो है वो है 2 kg। सही गाइस, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? क्या ये काइनेमैटिक्स के थ्रू सॉल्व हो सकता है या इसके अलावा भी कोई तरीका है, कोई कॉन्सेप्ट छुपा है इसके बिहाइंड, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। इट इज वेरी क्लियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड डू दिस प्रॉब्लम कि जब ये बॉल नीचे आएगी, टकराएगी, टकराते वक्त या टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, इसको समझते हैं। और गाइस जी की वैल्यू लेने के लिए बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन। मुझे एक चीज बताइए, ऐसे क्वेश्चन को देख के सबसे पहले दिमाग में एक आंसर आता है, वो है कि भाई एक गिरती हुई अगर ऐसी एक बॉल है फ्री फॉल के अंदर, हमारी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √2gh, ठीक है। हाइट की वैल्यू डाल दीजिए, अकॉर्डिंगली आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इससे आंसर निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है। √2g, g की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हाइट कितनी है 20। गाइस दिस बिकम्स, यहाँ पे ये हो गया 2 इंटू 10 विच इज 20 इंटू 20 विच इज 400 विच गिव्स मी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइस ये बताता है कि v एट दी सरफेस इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबको समझ में आया होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया है। बट होता क्या है ना, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि ऐसा क्या है जिसे सोच के, जिसे देख के आपको कुछ डाउट आ सकता है। वो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसी बात है कि मास किधर है कि 2 kg की अगर बॉल गिर रही है 20 मीटर की हाइट से, तो सरफेस को टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। बट गाइस अगर ये बॉल 2 kg की बजाय 5 kg की होती तो भी क्या आंसर सेम होता? पहला क्वेश्चन ये आया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर ये बॉल की बजाय कुछ और होता, एक पेपर होता जो ऐसे गिरता है फ्लोट होते होते, या एक मार्कर होता, तो क्या ये सारी चीजें अगर 20 मीटर से गिरे हाइट से तो सबका आंसर क्या सेम ही आएगा? तो गाइस इसके अंदर कुछ हमारे मैं बोल सकता हूँ लूप होल्स हैं जो हमें पढ़ाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते, समझाए नहीं जाते, और डायरेक्टली बोलते फॉर्मूला या इक्वेशन अप्लाई करो। मैं एक और तरीका समझाता हूँ, फिर डिटेल से एनालिसिस करूंगा कि हो क्या रहा है। तो इसका एक और तरीका जो सॉल्व करने का वो हो सकता है बाय काइनेमैटिकल इक्वेशन।
काइनेमैटिकल इक्वेशन क्या बताती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको अगर मैं अप्लाई करूं तो फाइनली कोई बॉल जब गिर रही है टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। ओके, तो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली जब गिरना स्टार्ट की उस तक वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन जिसकी वजह से गिर रही है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज हाइट। सो गाइस यहां से हमें v मैक्स जो है वो सेम मिल गया √2gh। इसका मतलब हमारा आंसर भी सेम आएगा। इज दिस क्लियर? एक तो हो गया ये तरीका। नाउ गाइस यहाँ पे कहीं पे भी मास नहीं है, फिर से एक क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो गाइस अब मैं आपको ये लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि जब हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, ये जो केसेस है ना ये एक्चुअली अर्थ पे वैलिड ही नहीं है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें कोई भी बॉडी जो कि फ्रीली फॉल कर रही है इसको फ्रीली फॉल करने नहीं देगी। इसका मतलब एयर उसके ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी लगाएगी, ठीक है। एयर एक फ्लूइड है जो कि उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग सब मिला के आम भाषा में क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। सो गाइस इस वक्त अलग अलग बॉडी की अलग अलग शेप के अनुसार हमें एयर रेजिस्टेंस अलग अलग मिलता है। क्या ये आप समझ सकते हैं? अगर मान लीजिए पेपर है जिसको मैं ऐसे गिराता हूं तो ये धीरे धीरे जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं दूसरा पेपर है जिसको मैं ऐसे गिरा देता हूं, वही पेपर को ऐसे गिराता हूं तो फास्ट पहुंच जाता है, बराबर। दोनों केसेस अलग अलग हो गए क्योंकि एयर का बिहेवियर अलग अलग हो गया। गाइस अगर यही चीज मैं वैक्यूम में करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे करूं, वैक्यूम में, तब आप देखेंगे, एक एग्जांपल बताता हूं। एक तरफ है आपके पास एक पेपर जिसका मास मान लीजिए 5 ग्राम है, वो ऐसे गिरने वाला है, ठीक है, ऐसे। ये भी आप मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम मून के ऊपर खड़े हैं, सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और मून पे ग्रेविटी इज 1/6, बट मैं मान के चलता हूं, या इमेजिन कीजिए हम अर्थ के ऊपर ही हैं, बट हमने एक इवैक्यूएटेड चेंबर बनाया बहुत बड़ा, ठीक है, जिसके अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चेंबर को हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है जिसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, मतलब अगर हमारी हाइट 20 मीटर है तो उसकी हाइट 50 मीटर है, मतलब उसके अंदर हम आराम से हमारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझना। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जरा ध्यान देना। सो गाइस अगर मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा इवैक्यूएटेड चेंबर हो, ठीक है, एक चेंबर है, ठीक है, जो कि जिसकी हाइट हमारे 20 मीटर से ऊपर है, काफी बड़ी हाइट है। क्या ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं? और ये वैक्यूम है, इसके अंदर पूरा का पूरा एयर सक किया हुआ है, मतलब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। मान लीजिए वही कागज को इस वक्त मैं हॉरिजॉन्टली गिराने वाला हूं, ठीक है, वैसा ही एक और कागज जिसका मास और डायमेंशन सेम हो उसको मैं वर्टिकली गिराने वाला हूं। कागज है, आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉल भी है जिसको मैं गिराने वाला हूं। गाइस यहाँ पे मैं कागज को ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड इधर, ताकि सबका लेवल सेम रहे, ठीक है। ये जो बॉल है मान लो ये एक स्टील बॉल है, ओके। एक हमारे पास प्लास्टिक की हल्की बॉल है, और हम लोग ले लेते हैं एक लीफ या फेदर बोल दो, ठीक है। तो गाइस इनको हम लोग साथ में गिराने वाले हैं। सबको एक साथ रिलीज किया गया, सबका मास अलग अलग है, ड्रास्टिक डिफरेंस है सब में, लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे एक साथ पहुंचते हैं। हाँ ये होता है, आम जिंदगी में आपने ऐसा नहीं देखा है, बट ये पॉसिबल है, और इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। गाइस यहाँ पे क्या चीज से इंडिपेंडेंट है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दी हाइट, कि भाई गिर कहां से रहा है। ये कैसे होता है इसको मैं समझाता हूं आपको। सबके अलग अलग मासेस थे, अब देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम इसको समझेंगे तो मैं एक्सपेरिमेंट इसी के बेस पे कर रहा हूं। ये एक टॉप पोजीशन है जहां पे बॉल रुकी हुई है, मतलब इस वक्त यहां पे जो मान लो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, बराबर। और काइनेटिक कितनी होगी? 0। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ लगाने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आप ये सीख गए तो समझ लो आप फिजिक्स के एक महारथी बन सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वही एनर्जी इस पॉइंट पे भी होगी बॉल की। क्यों? वो इसलिए होती है क्योंकि जब ये मोशन, जब बॉल अपने आप गिर रही है उस वक्त हमारा इंटरफेरेंस नहीं है, अर्थ और बॉल के बीच की बात है, हेवनली बॉडी या बॉल के बीच की बात है, नेचर की बात है। मतलब एटमॉस्फेयर, सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब कुछ कौन करवा रहा है? ये यूनिवर्स करवा रहा है, एवरीथिंग। हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। उस वक्त कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाता है। जैसे टोटल एनर्जी एट टॉप विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम, ये बात मान के चलो। इवन बॉटम नहीं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का टोटल सेम रहेगा। ओके, so total energy at top is equal to total energy at bottom. Total energy at top will be how much? Will be potential energy at top plus kinetic energy at top will be equal to potential energy at bottom plus kinetic energy at bottom. Is this clear? टॉप पे पोटेंशियल कितनी रहेगी? हम पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं भाई mgh। गाइस मास तो आ रहा है, तो रुक जाओ देखते हैं क्या होगा इस मास का। mgh जहां पे हाइट मैक्स है, काइनेटिक इस वक्त 0 है गाइस, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर में v 0 है, चलना स्टार्ट करेगी। पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पे जो होगी वो 0 होगी बिकॉज हाइट 0 है mgh में, और काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे ये मैक्स मिलेगा। ठीक है, ओके। सो गाइस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में अगर मैं mm कैंसिल कर दूं तो गाइस यहीं पे हमें समझ में आता है कि मास से इंडिपेंडेंट है। क्लियर? और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगा सकते हो? जब हमारा फोर्स इन्वॉल्व ना हो। तो ये सारी कंडीशंस मिला के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने अप्लाई किया। तो गाइस यहां से हमें v की वैल्यू कितनी मिल जाती है, और v मैक्स था ना ये, तो v मैक्स हमें मिल जाता है गाइस √2gh, जिसका आंसर फिर से यही मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने एक बहुत ही बेहतरीन चीज सीखी कि कैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक वैक्यूम में हैं और कुछ हाइट से कोई चीज को गिराएं और सारी की सारी चीजें एक ही हाइट पे हो तो उसका मास या उसकी शेप से कोई भी असर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे साथ में पहुंचेंगे और इन सब चीजों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। एक बड़ी बात है। लेकिन आम जिंदगी में अगर आप एक स्टील बॉल को गिराओ 2 kg की और एक प्लास्टिक बॉल को गिराओ जो कि 50 ग्राम की है, स्टील बॉल पहले पहुंच जाएगी। ये चीज कहां पे? अर्थ पे वैलिड है। बट एक्चुअली में जब फ्री फॉल की बात चल रही है तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अगर ऐसा हो तो जो मैंने पढ़ा है सब कुछ वैलिड है। दिस इज वेरी क्लियर। सो गाइस आज हमने बहुत कुछ कवर अप किया है। सो आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस, दिस इज प्रशांत सिंगल साइनिंग ऑफ। पीस ऑफ।